Friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video we cover the 12th economics of macroeconomics, national income and related aggregates. यानी कि आज हम नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और उससे रिलेटेड क्या क्या हम चीज़ें करेंगे, वो सारी की सारी आगे वीडियोस में भी कवर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और फॉर मोर नोटिफिकेशन प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। तो इसमें बेटा आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी होती क्या है हमारी। उसके बाद आप लोगों को इसमें हमारे ताकि वो क्लियर हो जाए कि आपने डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है या नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो वो चीज़ें करने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ें हैं कि रेजिडेंट कौन है, नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, सिटीजनशिप में क्या एंटर है, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, वी विल कवर इन दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोमेस्टिक टेरिटरी as used in national accounting has a special meaning and is much bigger than the political frontier of a country। यानी कि जो मैप के अकॉर्डिंग आपकी बाउंड्रीज बन चुकी हैं इंडिया की, वो डोमेस्टिक टेरिटरी को इसमें कहा है, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी उस बाउंड्री से भी बाहर यानी पॉलिटिकल फ्रंटियर से भी ज़्यादा मायने रखती हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ द जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट का रूल और रेगुलेशन चलते हैं, विद इन विच पर्सन्स गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। एक बार दोबारा से समझेंगे, इकोनॉमिक टेरिटरी वो बाउंड्रीज हैं जहाँ पर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है, यानी कि चेक करती है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसकी बाउंड्री है, जहाँ पर उस बाउंड्री के अंदर पर्सन्स गुड और कैपिटल सर्कुलेट करते हैं फ्रीली। ये जो अबव डेफिनेशन है बेटे, ये कुछ एक क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन गुड एंड कैपिटल क्लियरली आर, जो यहाँ पे किया हुआ है, तो यहाँ पर इस मीनिंग को क्लियरली बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या मेन बेसिक है। those part of political frontier of a country where the government of that country does not enjoy the freedom। वो कहते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को ये फ्रीडम नहीं है, ये आज़ादी नहीं है, जहाँ पर पर्सन कैपिटल और गुड्स फ्रीली सर्कुलेट ना कर सकें, तो जहाँ पर वो कर नहीं सकते वो उसकी जो टेरिटरी है वो नहीं होगी, are not to be included in economic territory of that country। For example, embassies के बारे में हम बात करेंगे। तो Government of India does not enjoy the above freedom in the foreign embassies located within India, क्योंकि because these are not treated as a economic territory of India। अब जैसे मान लो अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है, तो वो इंडिया का नहीं है, वहाँ पे इंडियन आसानी से नहीं जा सकते, क्लियर, यानी कि वो सर्कुलेट नहीं हो सकते फ्रीली गुड्स कैपिटल और पर्सन। तो यहाँ पर और भी कई चीज़ें हैं जैसे पॉलिटिकल फ्रंटियर और जोग्राफिकल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग टेरिटरियल वाटर एंड एयर स्पेसेस। ये बेटे 4 पॉइंट्स हैं, मैंने जो भी पूरे पॉइंट लिखे हुए हैं, इन चारों में आपको बताया जाएगा कि पॉलिटिकल जो टेरिटरीज हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरीज हैं, उसमें क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल फ्रंटियर और जोग्राफिकल बाउंड्रीज इंक्लूडिंग टेरिटरियल वाटर एंड एयर स्पेस। फॉर एग्जांपल, ब्रांच ऑफ एन अमेरिकन बैंक इन इंडिया इज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई ब्रांच है अमेरिकन बैंक की, वो इंडिया की टेरिटरी में आती है, तो उसको इंक्लूड करेंगे। ऑफिस ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज इन अमेरिका इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, क्योंकि वहाँ पर ऑफिस का ब्रांच है, जगह नहीं है। एम्बेसी होती तो चल जाती, ठीक है। अगर अमेरिका में, जैसे भी आगे है एग्जांपल में, सेकंड पॉइंट है ये, एम्बेसीज कंसल्टेट्स मिलिट्री बेसिस आर लोकेटेड अबोर्ड, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होंगी। अब जैसे मान लो अगर अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में है तो वो इंडिया की टेरिटरी नहीं है, वो किसकी जाएगी, अमेरिका की। और अगर कोई इंडियन एम्बेसी अमेरिका में है तो वो किसकी जगह कहलाएगी, इंडियन की टेरिटरीज की। इसी तरह से शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट बिटवीन 2 or more countries,
बेटे यहाँ पर सीधा सा है कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच में अगर आपका कोई जैसे कि शिपिंग हो गया या आपका कोई एयरक्राफ्ट हो गया, वो डील कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो काम करेंगे। जैसे मान लो एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया, एयर इंडिया का कोई एयरक्राफ्ट है, रशिया और जापान के बीच में वो जाता है, देन इट इज़ ट्रीटेड एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। एम्बेसी में, इंडियन एम्बेसी जापान में है, तो वो जापान में इंडियन एम्बेसी वाली जगह डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया कहलाएगी, और इंडिया में जापान की एम्बेसी है तो वो जगह उसकी जापान की कहलाएगी। लास्ट बेटा, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस राइट एक्सेट्रा operated by the resident in the international water or other areas over which the country enjoy the exclusive right or justification या judications। इसमें क्या होगा बेटे कि जैसे मान लो कोई इंडियन फिशरमैन है, इंटरनेशनल वाटर में से, इंडियन ओशियन, इंटरनेशनल वाटर में से वो फिशिंग वेसल का काम करता है, फिशिंग निकालता है, इंटरनेशनल वाटर है, तो ओशियन, इंडियन ओशियन आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये चारों पॉइंट्स हैं, अगर ये चारों क्लियर हो गए हैं, यानी कि अगर मैं आपको एक इस तरह से कंक्लूजन बता दूं कि बेटे कि अगर कोई डोमेस्टिक, जैसे जो मैप में आपका पॉलिटिकल फ्रंटियर, पॉलिटिकल जो रेखाएं खींच दी गई हैं, तो वो तो आपकी आएंगी डोमेस्टिक टेरिटरी में। और इनके अलावा अगर कोई एम्बेसी है, एम्बेसी आपकी इंडिया की बाहर है, तो वो इंडियन टेरिटरी आएगी। अगर कोई शिप, एयरक्राफ्ट दो कंट्रीज़ के बीच में कर रहा है तो वो वाली भी डीलिंग आएगी। कोई फिशिंग वेसल, ऑयल और नेचुरल गैसेस का भी राइट है तो वो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी कंसिडर द अनदर पार्ट टॉपिक या कंसेप्ट रेजिडेंट। तो क्योंकि इसमें आप लोगों को क्या होता है कि आपका जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रेजिडेंट हैं वो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होती है। कैसे, अब पहले क्लियर करेंगे कि रेजिडेंट होता क्या है। अ रेजिडेंट वेदर अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इज वन हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उसका खुद का इंटरेस्ट लाइज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक कंट्री टेरिटरी इन विच ही लिव्स, जिस देश में वो रहता है, देश की सीमाओं के अंदर रहता है उसे, और उसका इंटरेस्ट भी उसमें है, तो वो रेजिडेंट कहलाता है। द रेजिडेंट लिव और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सेकेंड, द रेजिडेंट कैरी आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, यानी कमाना, खर्च करना और एक्यूमुलेशन अपने रहने के पर, फ्रॉम दैट लोकेशन। क्लियर। नाउ there is a difference between the terms resident and the citizenship. A person is citizen of a country in which he is born। सीधी सी बात है, अगर कोई पर्सन, नागरिक उसमें जन्म लेता है, किसी भी देश में कोई पर्सन जन्म लेता है या तो वो सिटीजन हो जाएगा, या सिटीजन को अलाउड की जाती है सम लीगल क्राइटेरिया के बेसिस पे। सिटीजन तो पता लग गया कि बाय बर्थ आप किसी भी कंट्री के सिटीजन बन सकते हो, या कोई कानूनी तौर पर आपको सिटीजनशिप मिलती है। नाउ ए पर्सन इज ट्रीटेड रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, उसको रेजिडेंट माना जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ, ऊपर वाली दोनों उसमें, कि स्टे इन अ कंट्री शुड बी मोर देन अ ईयर, यानी कि वो सिटीजन नहीं है कंट्री का लेकिन रेजिडेंट बन सकता है, जिसे हम NRI भी बोल सकते हैं। स्टे इन द कंट्री शुड बी मोर देन 1 ईयर, अगर उसने 1 साल से ज़्यादा अगर किसी में इकॉनमी में, कंट्री में समय बिताया है, एक कंडीशन, या 180 डेज की भी लगा सकते हैं हम लोग। सेकेंडली, उसका जो इंटरेस्ट है, यानी कि इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेइंग इन दैट कंट्री शुड बी इकोनॉमिक, यानी कि उसका कमाना, खर्च करना और एक्यूमुलेशन मीन्स उसके रहने पर, कमाना, खर्च करना और रहने पर जो भी सारा इंटरेस्ट है उस कंट्री में है, पार्टिकुलर कंट्री में है, तो वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट। अभी मैं इसके साथ आपको 1-2 पॉइंट पूछेंगे कि वो
आपकी इसमें कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे नहीं, कि वो रेजिडेंट है या इकोनॉमिक टेरिटरी में है। जैसे मान लो रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इन सिंगापुर। नो, सिंगापुर में रहता है, वो इंडियन रेजिडेंट है, बाय एन इंडियन रेजिडेंट, रेंट रिसीव्ड किया है, लेकिन वो रहता सिंगापुर में है। नो, इट विल बी नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ इनकम बिकॉज दिस इनकम इज अर्न आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर आपने उसने इनकम भेजी है लेकिन वो है तो बाहर ही ना, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सेकेंड, सैलरीज रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। नो बेटे, इंडियन रेजिडेंट हैं, रशियन एम्बेसी इंडिया में है, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था कि रशियन एम्बेसी है तो वो रशियन एम्बेसी की डोमेस्टिक टेरिटरी काउंट होगी। क्लियर? प्रॉफिट अर्न बाय अ फॉरेन कंपनी और फॉरेन बैंक इन इंडिया, ये इंक्लूड होगा डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में, क्योंकि फॉरेन कंपनी है यहाँ पर लोकेट हो रही है इंडिया में, तो उस इंडिया के अंदर कहीं पर भी, चाहे वो एनआरआई है, चाहे नॉन एनआरआई है, या कोई भी है, लेकिन इनकम तो हमारी कंट्री में जनरेट हुई ना डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो वो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कहलाई जाएगी। सैलरी पेड टू कोरियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कोरियन, यस, वहाँ पे सैलरी पेड टू कोरियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी में जो भी आपने कोरिया में है लेकिन इंडियन एम्बेसी है तो वो इंडियन टेरिटरी हो गई, तो ये आपकी डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होगी। फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू द रेजिडेंट ऑफ जापान, जापान में है, वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान, ये फैक्टर इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडियन में काम आएगी, क्योंकि वहाँ पे रेजिडेंट ऑफ जापान है लेकिन वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे हैं, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया है। क्लियर? प्रॉफिट अर्न बाय अ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान, नो, इट इज़ नॉट अर्न विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। In next video beta we cover the national income as well as domestic product या domestic income. I hope you enjoy the video and if you like the video please subscribe the channel and for more notification please press the bell icon, and after domestic and national income I will provide you a test. Thank you beta.